नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। क्रैक यूपीएससी सीएससी यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, डेली टेस्ट एंड क्विज, थर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा लगातार अन्य स्टेट पीसीएसओ का भी लगातार मैं देता रहा हूं। अन अकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो। सभी आज अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जीवन को और अपने लक्ष्य को एक सकारात्मक दिशा आप दे सकते हैं। यहाँ जो भी सिलेबस है, यहाँ 15,519 से ज्यादा कोर्सेज है, जो क्या है, सब कॉम्प्रिहेंसिव है। यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है। यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है, प्लस कोर्स है, आइकॉनिक कोर्स है। पहले हम देखते हैं प्लस कोर्स। प्लस कोर्स में क्या-क्या मिलता है? लाइव क्लासेज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। और इसके लिए जो प्राइज रखा गया है, जो फीस रखा गया है सब्सक्रिप्शन, वो 1 मंथ की फीस है 9,000, 3 महीने की फीस है 22,500, 6 महीने की फीस है 40,000, 12 महीने का फीस है 49,500, 24 महीने का फीस है 72,000 और 36 महीने का फीस है 90,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, AKS001 हमारा कोड है, अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 1 महीने की जो फीस है वो 10% छूट के साथ 8100 रुपए, 3 महीने की जो फीस है वो 10% छूट के साथ 20,250 रुपए, 6 महीने की जो फीस है वो 10% छूट के साथ 36,450 रुपए, 12 महीने की जो फीस है वो 49,500 की जगह पर अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो 44,550 रुपए पड़ेगा। उसी तरह 24 महीने की जो फीस है वो पड़ेगी आपको 10% छूट के साथ 64,800 और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप हमारा कोड AKS001 प्रयोग करते हैं तो 90,000 की जगह पे 10% छूट के साथ आपको 81,000 रुपए पड़ेगा। दोस्तों, यह प्लस कोर्स किसके लिए है? प्लस कोर्स उन लोगों के लिए है जो 2-3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी अपने लक्ष्य से दूर हैं। अगर उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है। और सोचिए कि मात्र 81,000 रुपए में आपको 36 महीने मतलब 3 साल अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका मिलेगा, जहां आप प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं। इसलिए दोस्त, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए तथा आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से आप ज़रूर एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुज़ारिश है। दूसरा कोर्स है आइकॉनिक कोर्स। दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक में क्या-क्या मिलता है? लाइव क्लासेज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है, पर्सनल कोच है, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है और पर्सनल फीडबैक मिलेगा। इतने सारे चीज़ आपको यूपीएससी सीएससी के इस सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा, आइकॉनिक पे। इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 12 महीने की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 69,500 रुपए। 24 महीने की फीस रखी गई है 1,07,000 रुपए और 36 महीने का जो फीस रखा गया है 1,41,000 रुपए।
अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% के डिस्काउंट मिलेगा और 1 साल 12 महीने की जो फीस है वो 10% डिस्काउंट के साथ 62,550 रुपए। 24 महीने का जो फीस 1,07,000 रुपए है। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 96,300 रुपए और 1,41,000 जो 3 साल की फीस है, 36 महीने की फीस है। अगर आप हमारा कोड 10 AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 1,26,900 रुपए इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों, इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत ही नॉमिनल फीस है। अब इतने कम फीस पे आपको इससे बेहतर सेवा कोई भी संस्थान मुहैया नहीं करा सकता है। क्योंकि देखिए, यह आइकॉनिक कोर्स किनके लिए है? आइकॉनिक कोर्स बेसिकली वह उन लोगों के लिए है जो अभी-अभी तैयारी शुरू किए हैं या ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं और तैयारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं। अब उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है, क्योंकि आपको देखिए क्या-क्या सुविधाएँ मिल रही हैं। लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है, पर्सनल कोच मिलेगा, आपको डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, पर्सनल फीडबैक मिलेगा। इतनी सारी सुविधाएँ आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मुहैया कराई जाएगी। अब सोचिए कि इतनी सारी सुविधाओं के साथ अब 3 साल तक अनअकैडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े रहेंगे, तो आपकी तैयारी कितनी बेहतर तरीके से हो जाएगी। इसलिए दोस्त, आप लोग देरी मत कीजिए और आप लोग हमारे कोड AKS001 हमारा कोड है, इसको प्रयोग कर आप लोग इसको फ़ायदा उठाइए तथा 10% की छूट पाइए और आप लोग ज़रूर एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुज़ारिश है। देखिए, अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में इंडिया लार्जेस्ट हाँ, ओटीजीटी में कॉन्टेक्ट फॉर यूपीएससी के लिए कराया जा रहा है बेस्ट क्वेश्चन बाय बेस्ट एकेडमिक एजुकेटर के द्वारा जनवरी 17 को 2021 में टाइम रखा गया है 11 बजे। टाइम रखा गया है 11 AM, समय रखा गया है। कॉम्बैक्ट है, आप लोग जरूर भाग लीजिए। कॉम्बैक्ट कॉन्टेस्ट फॉर्मेट है, 45 मिनट में 60 क्वेश्चन रहेगा, 13 कॉम्बैक्ट होगा और 6 सेक्शन होगा, रिलेटिंग स्कोरिंग होगा और ओटीजीटी भी कॉन्टेक्ट होगा अल्टरनेटिव संडे, मतलब एक प्रत्येक संडे को होगा। रैंक फर्स्ट से रैंक 3 तक जो रहेगा उसको 3 मंथ यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और रैंक 4 से रैंक 150 तक जो रहेगा उसके 1000 अमेजन वाउचर दिया जाएगा गिफ्ट के रूप में। न्यू बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 21, 22 और 23 न्यू बैच शुरू किया गया है यूपीएससी सीएससी के लिए। 21, 22 और 23 को 11 जनवरी से शुरू हो रहा है हुआ है 11 जनवरी से न्यू बैच शुरू हुआ है यूपीएससी सीएससी 21, 22 और 23 के लिए। 6 मंथ बैचेज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए शुरू किया गया है 11 जनवरी से। 6 मंथ बैच फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए शुरू किया गया है 11 जनवरी से, जिसमें भारत के वरिष्ठ एजुकेटर पढ़ा रहे हैं और इसमें तीनों में होगा। बाइलिंगुअल भी है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी। इसी तरह कंप्लीट 1 ईयर जीएस बैच शुरू किया गया है यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए 11 जनवरी से। इसमें भी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम, तीनों में पढ़ाया जाएगा। इसी तरह 2 ईयर कोर्सेज शुरू किया गया है 2023 के लिए। ये भी 11 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें तीनों तरह से पढ़ाया जाएगा, मतलब बाइलिंगुअल भी होगा और हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा। इसी तरह एनसीईआरटी बैचेस शुरू किया गया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। एनसीईआरटी बैचेस 11 जनवरी से ये भी शुरू हो रहा है, जिसमें भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं और आपको पढ़ाएंगे। यहाँ भी तीनों में होगा, हिंदी मीडियम में भी होगा, इंग्लिश मीडियम में भी होगा और बाइलिंगुअल भी होगा। इसलिए दोस्त, आप लोग अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप लोग इसका फ़ायदा लीजिए।
आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहिए, यही हमारी आपसे कामना है। आप लोग हमारा कोड AKS001 का प्रयोग कर जरूर एडमिशन लीजिए और लाभान्वित होइए। अनअकैडमिक द्वारा प्लस कोर्स यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी जीएस को के लिए जो फीस रखी गई है, दोनों को मिलाकर 12 महीने का जो फीस है वो है 88,000 रुपये, 88,705 रुपये। 24 महीने का जो फीस रखा गया है 1,31,510 रुपये। 36 महीने का जो फीस रखा गया है 1,67,220 रुपये। और यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल का जो फीस रखा गया है, 12 महीने की फीस रखा गया है 70,103 रुपये। 24 महीने की फीस रखा गया है 99,680 रुपये। और 36 महीने का जो फीस रखा गया है वो रखा गया है 1,21,200 रुपये। आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए और इसका फायदा उठाइए। आइकोनिक प्राइस हाइक में जो है वो कनेक्ट विथ योर पर्सनल कोच, मेंस टेस्ट सीरीज विथ एवेल्युएशन, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन होगा और हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप चलाया जाएगा, आंसर राइटिंग कराई जाएगी डेली और डेली कंटेंट होगा। इतनी सारी चीज आपको आइकोनिक प्राइस हाइक में आपको यहाँ पे मिलेगा। इसलिए दोस्त आप लोग अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इसका फायदा लीजिए। नमस्कार, एक बार फिर मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ शुरू करेंगे आज स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन मतलब क्या हुआ? ग्रास रूट पे जो शासन की स्थापना होती है उसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ग्रास रूट पे जैसे ग्राम पंचायत हुआ, फिर आपको नगर पंचायत हुआ, यही क्या होता है? ये सबसे निचला पौधान होता है। लोकतंत्र का यह सबसे निचला पौधान होता है और यहाँ पे जो स्वशासन की स्थापना होती है इसी को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। चलिए, स्थानीय स्वशासन एक स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता हो। ये कौन कहा है? जीडीएच कोल का कहना है। जीडीएच कोल एक राजनीतिक शास्त्री हैं। उनका कहना है कि स्थानीय स्वशासन वह ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है, वही क्या है? स्थानीय स्वशासन है। सिद्धांत रूप में स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। देखिए, स्थानीय स्वशासन की संकल्पना किसकी है? देखिए, स्थानीय स्वशासन हुआ, ग्राम स्वशासन हुआ, मतलब एक गांधी जी की कल्पना है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र का सही अर्थ यही है कि शासन क्या हो, ग्रास रूट तक हो, निचले पौधान तक क्या हुआ? लोकतंत्र की स्थापना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में 1959 में क्या किया गया था? नागौर से ग्राम पंचायत की शुरुआत किया गया था। तो यही कह रहा है कि सिद्धांत रूप में स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य होता है स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। मतलब क्या हुआ कि निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पे, नगर स्तर पे क्या किया जाए? लोकतंत्र की स्थापना करके वहां लोगों को इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में क्या किया जाए? भागीदार बनाया जाए। स्थानीय स्वशासन दो तरह का होता है। स्थानीय स्वशासन दो तरह का होता है, ग्रामीण क्षेत्र में
जिला पंचायत में, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र में तीन स्तर पे होता है। पहला होता है, ऊपर होता है जिला पंचायत, फिर होता है ब्लॉक पंचायत और सबसे नीचे होता है ग्रास रूट पे ग्राम पंचायत। और नगरीय क्षेत्र में होता है नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका। देखिए, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन निचले स्तर पे दो तरह का होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। और नगरीय क्षेत्र में होता है नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका। भारतीय ग्रामीण प्रशासन भारतीय ग्रामीण प्रशासन हेतु पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? क्योंकि वैदिक काल में हम देखते हैं कि धीरे धीरे पशुचारण की स्थिति से बदलते हुए लोग क्या करने थे, अस्थायी कृषि की तरफ बढ़े और गांवों का निर्माण हुआ। और गांव का जो मुखिया होता था वो क्या होता था? ग्रामीण जिसको कहा जाता था वो गांव का मुखिया होता था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि, और उसको चुनाव कौन करती थी? जनता के द्वारा चुना जाता था। वही कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण प्रशासन में पंचायत व्यवस्था की चुनाव कहाँ दिखता है? इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है कि जनता के द्वारा गांव का मुखिया चुना जाता, जिसे हम बाद में वो क्या हुआ, राजा का मतलब कबीले का सरदार होता था। उसी तरह, क्योंकि ऋग्वैदिक समाज क्या था? कबीलाई समाज था। उसी तरह मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आज भी क्या होता है कि एक गांव में एक ग्राम प्रधान चुना जाता है, जो क्या है, कहीं ना कहीं वह वैदिक एज की जो व्यवस्था थी उससे प्रभावित है, जिसमें उल्लेखित है कि ऋग्वैदिक काल में गांव प्रशासन की आधारभूत इकाई होती थी। क्योंकि क्या था, वैदिक एज में क्या था, वैदिक एज में जो थी ग्रामीण थी, अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या थी, ग्रामीण, नगरी नहीं थी, ग्रामीण थी। तो जब ग्रामीण थी तो गांव क्या था, गांव जो था वो प्रशासन की आधारभूत इकाई था। ब्रिटिश काल में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो ने प्रशासनिक दक्षता लाने हेतु 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा आरंभ की। रिपन के प्रस्ताव 1982 कह रहा है क्या कि लॉर्ड मेयो ने ब्रिटिश काल में वायसराय लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए, प्रशासन में कुशलता लाने के लिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचन व्यवस्था को स्थापित किया, प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रारंभ किया। यह किसका प्रस्ताव था? रिपन का प्रस्ताव था 1982 में। ठीक है, किया गया। लेकिन रिपन प्रस्ताव 1882, जिसे भारतीय स्वशासन की संस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसके द्वारा लाया गया था? रिपन प्रस्ताव 1882 था, उसको लाया गया था रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन की बात शुरुआत की गया। स्थानीय स्वशासन कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है पीटी में कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। तो वही ये कह रहा है कि भारतीय स्वशासन की संस्था का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा का कहा जाता है। रिपन 1882 के रिपन प्रस्ताव, उसमें क्या कहा गया था कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों और जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। क्या मतलब हुआ? रिपन प्रस्ताव 1882, रिपन प्रस्ताव 1882 के तहत क्या किया गया था? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया गया। और उसमें क्या कहा गया था? इसको क्या कहा जाता है? भारतीय स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? रिपन के 1882 के प्रस्ताव को। उसमें कहा गया था कि लोकतंत्र की स्थापना जो है वो कहाँ से होनी चाहिए, मतलब स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत होनी चाहिए वो होना चाहिए ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जिला स्तर पर जिला बोर्ड बनाकर इसका प्रस्ताव किया गया।
भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अनुसार पंचायतों को हस्तांतरित विषय के रूप में शामिल किया गया। मतलब क्या कह रहा है कि 1919 का जो शासन भारत शासन अधिनियम था, उसमें पंचायत को क्या किया गया था? हस्तांतरित विषय के रूप में शामिल किया गया तथा इसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रांतीय विधायिकाओं को सौंपी गई। मतलब क्या हुआ? विधानमंडल को क्या हुआ? ग्राम पंचायत से संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किसको? प्रांतीय विधायिकाओं को। इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप सन 1920 से 1930 के मध्य मद्रास, बिहार, बंगाल, असम और पंजाब राज्य में पंचायतों की स्थापना संबंधी कानून बनाए गए। क्या कह रहा है कि इन्हीं प्रावधान, किस प्रावधान? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही क्या किया गया? 1920 से 1930 के मध्य मद्रास प्रांत में, बिहार प्रांत में, बंगाल में, असम और पंजाब में पंचायतों की स्थापना से संबंधित कानून बनाए गए। देखिए, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई थी? रिपन के समय में हुई। 1882 के रिपन प्रस्ताव के तहत हुआ। उसने क्या कहा था कि ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे क्या किया जाए? पंचायत की स्थापना किया जाए। और इसके लिए क्या किया गया? केंद्रीय विधानमंडल में यह अधिकार दिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत कि प्रांतीय जो है विधायिकाएं हैं, उसके लिए क्या करेंगी? इन स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाएंगी। और इन्हीं प्रावधानों को देख रखते हुए 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1920 से 1930 के मध्य मद्रास, बिहार, बंगाल, असम और पंजाब राज्य में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए। और स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज, तो देखिए, अगर इसको पूछ सकता है मेंस में, कैसे पूछेगा? मेंस में पूछेगा कि पंचायती राज का वर्णन बताइए, तो आप उसको ऋग्वेद से शुरू करेंगे, एक लाइन 2 लाइन में देकर, फिर अंग्रेजों के समय में, और फिर लास्ट में स्वतंत्रता के पश्चात कैसे विकास हुआ है, आप इसको दिखाते हुए चलेंगे। गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा। अब जैसे पीटी में क्या पूछता है? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। किसके समय में हुई थी? कब हुई थी? किस अधिनियम के तहत क्षेत्रीय स्तर पे, मतलब क्या स्थानीय स्वशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधायिकाओं को सौंपा गया? भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इस तरह से यह चैप्टर जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने तथा स्थानीय विषयों के संदर्भ में स्थानीय समुदायों को प्रशासन का अधिकार देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए। क्या कह रहा है? अभी बताए ही थे कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या किया गया था? पंचायती राज का जब गठन किया गया, तो पंचायती राज का कंसेप्ट किसका था? यह था गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से प्रभावित था। यह गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से प्रभावित था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र की स्थापना क्या होनी चाहिए? मतलब शासन में लोगों का को भागीदार, निचले पौदान पे जो लोग हैं, बिल्कुल नीचे हैं, उनको भी शासन में क्या किया जाए? भागीदार बनाना चाहिए। इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर 1959 में क्या किया गया था? भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत किया। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गांधीवादी श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने किया और पंचायती राज को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 40 के तहत स्वतंत्र भारत में
जेसी कमारप्पा। स्वतंत्र भारत में जेसी कमारप्पा ने गांधीवादी आदर्शों के आधार पर गांधी अर्थवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। क्या मतलब हुआ? संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन कौन किया था? संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण ने किया और उन्हीं के प्रस्ताव पे क्या किया गया? अनुच्छेद 40 को, जिसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 को नीति निर्देशक तत्वों में के भाग में शामिल किया। नीति निर्देशक तत्वों के भाग के रूप में शामिल किया गया। स्वतंत्र भारत में जेसी कमरप्पा ने गांधीवादी आदर्शों के आधार पर भारत में गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। गांधीवादी अर्थ मतलब क्या हुआ? गांधीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कुटीर उद्योग का समर्थन किया। कुटीर उद्योग का समर्थन किया मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में भी बिल्कुल निचले पैदान पे जो लोग खड़े हैं उनको भी शामिल किया जाए, उसको भी लाभान्वित किया जाए। इसीलिए गांधी जी ने कुटीर अर्थव्यवस्था की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की, जो कि फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से आरंभ किया गया। अब देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हो गया। अब पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत किसके सहयोग से किया गया था? तो फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से। इसकी शुरुआत फोर्ड फाउंडेशन क्या है? फोर्ड फाउंडेशन जो है वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, क्या जो क्या करती है? मोटर गाड़ियों का उत्पादन करती है फोर्ड। उसी फाउंडेशन जो क्या करती है, जो अभी जो मैग्सेसे अवार्ड इस तरह के जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसका वही देती है, फोर्ड फाउंडेशन देता है। तो फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत किया गया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक विकास एवं सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के प्रति लोगों में उत्साह पैदा करना एवं उनकी भागीदारी को बढ़ाना था। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? आर्थिक विकास एवं सामाजिक सुधार के साथ साथ लोगों के अंदर क्या किया जाए? उत्साह पैदा किया जाए और इस कार्यक्रम में लोगों की ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी को बढ़ाया जाए। परंतु सीमित जन सहभागिता के कारण यह कार्यक्रम असफल है। क्या हुआ? लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें जनता की भागीदारी उतनी ज्यादा नहीं हुई, इसीलिए यह कार्यक्रम क्या हो गया? सामुदायिक विकास का फेल हो गया, असफल हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ? पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत किया गया और भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए समितियों का गठन किया गया, जिसमें पहली समिति कौन थी? पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिएगा, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957 में। योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति का प्रमुख उद्देश्य उन कारणों का पता करना था जो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की संरचना एवं कार्यप्रणाली की असफलता में बाधक थी। इसी समिति की प्रमुख अनुशंसाएं निम्नवत थी। क्या कह रहा है? यह इसका गठन किस लिए किया गया? इसका गठन किया गया यह पता करने के लिए कि ऐसा क्या रहा कि जो 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था वह क्यों फेल हो गया, क्यों असफल रहा और इसमें क्या क्या बाधाएं थी। इन्हीं बाधाओं को अध्ययन करने के लिए बलवंत राय मेहता
समिति का गठन 1957 में किया गया। इसने अपना क्या दिया, विचार दिया। इन्होंने अपना जो प्रस्तुत किया, विचार प्रस्तुत किया, उसके अनुसार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पंचायती राज व्यवस्था को शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। क्या मतलब, इनका कहना था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक विकास क्रम की पंचायती राज व्यवस्था मतलब सामुदायिक विकास क्रम में क्या किया जाए, पंचायती राज व्यवस्था को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। और क्या इन्होंने कहा था कि पंचायत जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय। इन्होंने कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का किसने किया था रिकमेंडेशन। तो पंचायत ये भी क्या होना चाहिए, जो ग्राम पंचायत होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में, ये क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए। पंचायत जो व्यवस्था की स्थापना को हो भारत में, वो क्या हो, त्रिस्तरीय हो, मतलब 3 स्तर पे हो। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पे ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, और उच्चतम स्तर पे जिला परिषद हो। क्या कहे थे कि जो निचले स्तर पे जो क्या होना चाहिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत क्या करना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना के लिए ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को शीघ्र प्रारंभ किया जाए और इसको 3 स्तरों पे शुरू किया जाए। इनका रिकमेंडेशन था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पे ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, और उच्चतम स्तर पे जिला पंचायत का गठन किया। सरकार का इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप हो, सरकार का इसमें क्या हो, न्यूनतम हस्तक्षेप हो, और वह केवल निरीक्षण करे। क्या हो, मतलब इसमें क्या हो, जो पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना किया जाए उसमें क्या हुआ, सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो और केवल वह क्या करे, निगरानी करने का कार्य करे। मतलब उसमें क्या ज्यादा कम से कम हस्तक्षेप करे और वह केवल निगरानी करे कि यह व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है। अगला इन्होंने क्या दिया था कि मार्गदर्शन एवं उच्च स्तर की योजना बनाने तक ही स्वयं को सीमित रखे। मतलब क्या करे, सरकार इसमें क्या करे, केवल मार्गदर्शन एवं उच्च स्तर की योजना बनाने तक ही अपने आप को सीमित रखे। उक्त सिफारिशों को स्वीकार करने हेतु केंद्र सरकार ने राज्यों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लिए स्थापना हेतु प्रेरित किया। मतलब बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा को ही स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्य सरकारों को स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत, जिला नगर पंचायत और जिला पंचायत के लिए क्या किया, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कब, कहां से, किसके द्वारा। तो 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले से क्या किया गया, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले से, महबूबनगर जिले में यह व्यवस्था आरंभ की गई। पुनः वर्ष 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में, 1962 में महाराष्ट्र ने, 1963 में गुजरात तथा 1964 में पश्चिम बंगाल में यह व्यवस्था
लागू की गई। क्या कह रहा है? 1959 के बाद से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का उद्घाटन किया था प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद से दूसरा जो ये भी पूछा हुआ एग्जाम में कि दूसरा कौन सी ऐसी प्रदेश था जहां पे पंचायती व्यवस्था को स्थापित किया गया, तो वह था आंध्र प्रदेश। कभी कभी क्या करता है कि राजस्थान नागौर नहीं देकर आंध्र प्रदेश से ही शुरुआत किया गया था, दे देता है प्रश्न में। तो आप लोग को ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि वहां पे उत्तर हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर से क्या किया गया था? 11 अक्टूबर 1959 को यह व्यवस्था आरंभ किया गया। क्या? त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था। 2 अक्टूबर को राजस्थान से और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर से। पुनः वर्ष 1960 में पुनः वर्ष 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक, असम में 1962 में महाराष्ट्र में, मतलब धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की शुरुआत शुरू हो गई। कालांतर में प्रदेश के लगभग सभी भागों में इस व्यवस्था को लागू किया गया। मतलब क्या किया गया? कालांतर में धीरे धीरे भारत के सभी भागों में, सभी प्रदेशों में यह व्यवस्था क्या हुआ? लागू किया गया। कौन? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। अब इसी पे दूसरी समिति का गठन किया गया था। यह तो बलवंत राय मेहता समिति था। एक और समिति का गठन किया गया था 1977 में, वो था अशोक मेहता समिति। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक मेहता समिति का क्या रिकमेंडेशन था। 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती व्यवस्था उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए किया गया। मतलब बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया, उसके बाद से अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। किस लिए? कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं उसको दूर करने के लिए। तो इन्होंने क्या अपनी अनुशंसा किया? अशोक मेहता समिति ने अपनी अनुशंसा किया क्या? कि पंचायतों की संरचना को क्या किया जाए? द्विस्तरीय किया जाए। त्रिस्तरीय के जगह पे पंचायतों की व्यवस्था को द्विस्तरीय किया जाए, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत, जिसमें 15 से 20 गांव शामिल हो, तथा द्वितीय स्तर पे जिला पंचायत हो। क्या मतलब? इन्होंने ग्राम पंचायत को गोल कर दिया। मतलब इन्होंने ग्राम पंचायत के खत्म कर दिया। यह गांधी जी की विचारधारा से कहीं ना कहीं दूर हटना। इनका कहना था कि ग्रास रूट पे पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया जाए? ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, पंचायत की जो व्यवस्था है, इसको क्या किया जाए? त्रिस्तरीय की जगह पे द्विस्तरीय किया जाए और इसको 2 स्तर पे किया जाए। मंडल स्तर पे मंडल पंचायत, जिसमें 15 से 20 गांव शामिल हो, और द्वितीय स्तर पे क्या किया जाए? जिला परिषद की स्थापना की जाए। और क्या किया जाए? अगला इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत का गठन किया जाए, जिसका कार्यकाल कितना होना चाहिए? और पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष किया जाए। 5 जगह वर्ष की जगह पे 4 वर्ष। पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव हो। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि पंचायतों का जो चुनाव हो वो दल के आधार पे हो। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। पंचायतों हेतु पृथक वित्त आयोग की व्यवस्था हो। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तो एक कहा पहला कि इसको द्विस्तर पर बनाना चाहिए। मंडल स्तर पे मंडल पंचायत, जिसमें 15 से 20 गांव को शामिल किया जाना चाहिए, और दूसरा जिला परिषद का। तीसरा इन्होंने कहा था कि न्याय पंचायत का गठन किया जाए और पंचायतों का कार्यकाल कितना रखा जाए? 4 वर्षीय रखा जाए। और पंचायतों का जो चुनाव हो वो किसके आधार पे हो? दलीय आधार पे हो, दल के आधार पे हो। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। इनका कहना था अशोक मेहता समिति का कि पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको क्या किया जाए? संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए और पंचायतों के लिए एक अलग पृथक वित्त आयोग की व्यवस्था की जाए।
अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया है। मतलब क्या कहा? इन्होंने कहा कि पंचायतों में क्या किया जाए कि एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण की सुविधा मिले। तीसरी समिति का गठन किया गया था पीबी के राव समिति 1985 में। देखिए, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा है, आप देखेंगे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति क्या ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो आप लोग जरूर याद रखेंगे, सभी समितियों का तो नाम जरूर ही याद रखेंगे। किसने त्रिस्तरीय रखा, किसने द्विस्तरीय कहा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अपने दिमाग में इस चीज को रखेंगे। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, स्मार्ट आप लोग पढ़ाई कीजिए। देखिए, स्मार्ट पढ़ाई करने का क्या मतलब होता है? स्मार्ट पढ़ाई करने का मतलब यही है कि प्रीलिम्स के ही साथ साथ आप लोग मेंस की भी तैयारी रखें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मान लीजिए अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी 6 महीना की, अभी से लेकर जून तक, और मान लीजिए फिर प्रीलिम्स जब पास हो गए तो आप मेंस की तैयारी शुरू किए। इससे क्या होता है कि बिल्कुल तैयारी आपकी मेंस की नहीं हो पाती है, इसलिए कि मात्र 2 महीने में 3 महीने में कोई मेंस की तैयारी नहीं होती है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि आपको पीटी के साथ ही जनवरी महीने में जब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कीजिए, उसी दिन से मेंस की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आप पीटी पास हो तो कम से कम 50% तक आपको मेंस की तैयारी तो होनी ही चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी। अन्यथा तो फिर वही होगा कि मेंस में बैठेंगे, हर साल लोग बैठते रहते हैं, भाई कितने लोग नौकरी पाते हैं, उसी तरह बैठना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस तरह से न गुजरे, इस तरह से आप लोग इसका, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं जो क्लास लेता हूं उसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी साथ ही साथ होती रहे, कि क्वेश्चन आपके सामने आए तो यह न लगे कि अरे हम तो पढ़े ही नहीं हैं। तो इस स्तर से आप लोग पढ़िए कि दोनों में काम चल जाए, प्रीलिम्स भी हो जाए, मेंस भी हो जाए। इसलिए देखिए, दूसरी समिति का गठन किया गया था पीबी के राव समिति 1985 में। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि पीबी के राव समिति का संबंध किससे है और इसका गठन कब किया गया था। 1985 में किया गया था पीबी के राव समिति का गठन। इस समिति का उद्देश्य था का प्रमुख उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। क्योंकि इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो इसी कार्यक्रम को ग्रामीण विकास से जोड़ने के लिए, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को गांधी ग्रामीण विकास से जोड़ने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में पीबी के राव समिति का गठन किया गया था 1985 में। ठीक है, किसके लिए? कि ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासनिक ढांचे में क्या परिवर्तन किया जाए जिससे निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को भी उसमें शामिल हो। इसके लिए क्या किया गया था, एक समिति का गठन किया गया था जिसे पीबी के राव समिति कहा जाता है। इस समिति को कार्य समिति के भी नाम से जाना जाता है। इस समिति का एक नाम क्या है, कार्य समिति भी याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछ सकता है कि किस पंचायत से संबंधित किस समिति को कार्य समिति भी कहा जाता है, तो पीबी के राव समिति। जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं निगरानी के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। क्या हुआ, पीबी के राव समिति का रिकमेंडेशन था, सुझाव था कि जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के कार्यक्रम से जुड़े हुए योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे जो भी विकास हो, उस योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी का अधिकार किसको होना चाहिए, पंचायती राज
संस्थाओं को होना चाहिए, मतलब ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत को होना चाहिए, जिला स्तर पे जिला पंचायत को होना चाहिए और नगर स्तर पे नगर पंचायत को होना चाहिए। उसमें सरकार का हस्तक्षेप न हो। दूसरा, योजनाओं की प्रवृत्ति को अल्पकालिक विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए? योजनाएं लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी होनी चाहिए। वही ये कह रहा है कि योजनाओं की प्रवृत्ति को अल्पकालिक विकेंद्रित किया जाना चाहिए। जिला परिषद को विकास कार्यों की प्रमुख संस्था के रूप में अनुबंध प्रेरित किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि जिला परिषद को क्या करना चाहिए कि विकास कार्य की प्रमुख संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए। चुनावों की नियमित अनिवार्यता के साथ पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंचायत क्या हो, पंचायत चुनाव में कभी बाधा उत्पन्न न हो, यह हमेशा होता है और इनका कार्यकाल होना चाहिए 5 वर्ष। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसका रिकमेंडेशन था कि पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके और इसमें किसी तरह से धन की कमी नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? राज्य के स्तर पर भी वित्त आयोग का गठन करना चाहिए। इसका सुझाव था, पीबी के राव समिति का सुझाव था। अगली समिति 1986 में बनाया गया था, एलएम सिंघवी समिति। इसका सुधार लीजिएगा आपको, तो यह एलएम एल एम है, एलएम सिंघवी, एलएम सिंघवी समिति 1986, एलएम सिंघवी समिति 1986। एलएम आप लोग कर लीजिएगा, एलएम सिंघवी समिति 1986। वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस समिति का गठन किया। 1986 में क्या किया गया था कि एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया। पंचायती राज में क्या किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज में क्या लाने के लिए, सुधार, व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसको एलएम सिंघवी समिति कहते हैं। इसने नवंबर 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिनके प्रावधान निम्न थे। क्या होना चाहिए? एलएम सिंघवी समिति ने का गठन किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत किया। उसमें इनका पहला रिकमेंडेशन क्या था कि पंचायतों में दलों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ये क्या कहे थे कि ग्राम स्तर पे जो निचले पौधान पे जो चुनाव हो उसमें क्या होना चाहिए? दलों की भागीदारी नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि दलों की भागीदारी अगर हो जाएगी पंचायत स्तर के चुनाव पे तो क्या होगा कि लोग आपस में बट जाएंगे, विद्वेषता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। आप देखते ही होंगे कि अब लोकसभा विधानसभा का चुनाव देखते हैं कि लोग आपस में लड़ने मरने लगते हैं, क्योंकि लोगों का विचारधारा अलग अलग पार्टियों की विचारधाराओं से जुड़ा होता है। अगर उसी तरह ग्राम स्तर पे जो क्या है, लोकतंत्र का सबसे निचला पौधान है, अगर वहां पे भी दल के स्तर पे चुनाव कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपसी वैमनस्यता उत्पन्न हो जाएगी और लोगों के अंदर क्या होगा? इससे विद्वेष, आपस में विद्वेष की भावना उठेगी और एकता पे कहीं ना कहीं लोगों की एकता पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए एलएम सिंघवी समिति का रिकमेंडेशन था कि ग्राम के स्तर पे जो भी चुनाव हो, मतलब निचले पावदान पे जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत पे जो भी चुनाव हो वो क्या हो, उसमें दलों की भागीदारी न हो। दूसरा, इन्होंने क्या कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या मिलना चाहिए? संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तीसरा, ग्रामीण न्यायालयों और न्याय पंचायतों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो देखिए, अब पूछ सकता है एग्जाम में कि किस समिति ने ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की बात की थी। निम्नलिखित में से किस समिति ने
ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की बात की थी, तो याद रखिएगा वो था एलएम सिंघवी समिति। पंचायतों के चुनाव को निष्पक्ष रूप से नियमित अंतराल पे कराने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उत्तरदायी दिया जाना चाहिए। क्या कहा था? एलएम सिंघवी समिति जो 1986 में गठित की गई थी, इसका रिकमेंडेशन था, सुझाव था कि क्या होना चाहिए, पंचायत जो चुनाव हो ब्रेक नहीं हो, वो अनवरत होते रहना चाहिए नियमित रूप से, नियमित अंतराल में। नियमित अंतराल कहने का क्या मतलब होता है? नियमित अंतराल कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक 5 साल, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक चुनाव क्या होना चाहिए, 5 साल पे होना चाहिए, तो वह ब्रेक नहीं होना चाहिए, 5 साल के बाद चुनाव होना ही चाहिए। और क्या करना चाहिए, इसके लिए राज्य निर्वाचन अधिकारी को इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए उत्तरदायित्व मिलना चाहिए। अगला इन्होंने कहा था कि प्रत्येक पंचायत की समस्याओं एवं विवादों के निपटान हेतु पंचायती राज अधिकरण की स्थापना करना चाहिए। क्या कहे थे कि पंचायतों की समस्या, जो भी समस्या, पंचायतों की जो भी समस्या हो उसके और उसमें जो भी विवाद उत्पन्न हो, उसके निपटाने के लिए, निपटान हेतु क्या करना चाहिए, उसी स्तर पे पंचायती राज ट्रिब्यूनल का गठन करना चाहिए। ये नहीं कि मामला कोर्ट में चला जाए और लंबा खींचे। पंचायती राज ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा तो क्या होगा, मामला जल्दी से जल्दी वहीं पे सुलझा दिया जाएगा। अगला इन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य हेतु, केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्य वित्त आयोग का गठन करे जो पंचायतों हेतु पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करे। क्या कहा था? इनका भी कहना था कि केंद्र सरकार को भी, राज्य स्तर को भी, राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को यह चाहिए कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था करे जो पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। ये नहीं कि पंचायतों तक क्या हो, धन की कमी हो, नहीं, इसके लिए राज्यों में राज्य वित्त आयोगों का गठन करना चाहिए। अगला इन्होंने कहा था कि पंचायतों की आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित हेतु उन्हें करारोपण की पर्याप्त शक्ति प्रदान करनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, इनको निचले स्तर पे कर लगाने और उसको वसूलने का क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामीण विकास प्रशासन में कार्य करने के अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होते हैं आईएएस, उनको क्या होना चाहिए कि कुछ समय के लिए ग्रामीण विकास प्रशासन में कार्य करने का अवसर जरूर निश्चित किया जाना चाहिए। इसके बाद एक नई समिति का गठन किया गया 1988 में, पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था 1988 में। वर्ष 1988 में पीके थुंगन समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया। इनका भी कहना था, पीके थुंगन समिति का भी कहना था क्या, कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। परंतु थुंगन समिति के अनुसार भारत में पंचायतों का संबंध सीधा संघ सरकार से होना चाहिए। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि पीके थुंगन समिति का, कि पंचायत का जो है, भारत में पंचायती राज का सीधा संबंध किससे होना चाहिए, केंद्र सरकार से हो, संघ सरकार से हो, इसमें राज्य का हस्तक्षेप न हो। अतः समिति ने पंचायती राज को राज्य का विषय नहीं माना। ये क्या कहते कि पंचायती राज को क्या किया जाए, राज्य विषय में न रखा जाए, इसको संघ सूची में रखा जाए, इसको संघ सूची में रखा जाए और इसका संचालन सीधे कहां से हो, केंद्र से हो। कि थुंगन समिति ने निम्न सिफारिशें दी, क्या होना चाहिए। इन्होंने भी क्या कहा था कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक आधार दिया जाए। दूसरा इन्होंने कहा था कि पंचायती राज में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और
पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाए। क्या कहना था इनका? कहना था कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया जाए, संवैधानिक आधार दिया जाए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार दिया जाए और अन्य पिछड़ा वर्ग को इसमें आरक्षण प्रदान किया जाए और प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना किया जाए। तो देखिए यह परीक्षा में पूछता है कि कौन कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। प्रीलिम्स के हिसाब से आप लोग सुन लीजिए। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और 1977 में अशोक मेहता समिति का। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय। GBK राव समिति 1985 में गठन किया गया था। LM सिंघवी समिति 1986 में, संथानम समिति 1962 में और सादिक अली समिति का गठन 1966 में किया। ये थे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया गया? संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में, इसके आधार पर क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मूल संविधान में पंचायती राज्य से संबंधित विभिन्न अनुबंध समाहित किए गए। इसका शीर्षक क्या है? पंचायतें, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान शामिल किए गए हैं। किसमें? 243 से 243 और तक इसमें शामिल किया गया है, इसमें पंचायत शीर्षक से। इसके अतिरिक्त संविधान में एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें पंचायतों के कार्य क्षेत्र संबंधित 29 विषयों की सूची जोड़ी गई। क्या क्या वर्ग के 73वां संविधान संशोधन कितना इंपॉर्टेंट है? इसमें क्या क्या जोड़ा गया? सबसे पहला चीज इसमें क्या किया गया कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में जिला पंचायतों के कार्य क्षेत्र संबंधित 29 विषयों का सूची प्रस्तुत किया गया। इस संशोधन, अब हम इसके विस्तार से पढ़ेंगे जब हम अगला क्लास लेने जा रहे हैं 16 तारीख को जो होगा, वो मेरा क्लास है प्रमुख संविधान संशोधन, उसमें हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। इस संशोधन के बाद राज्यों को पंचायत चुनाव कराने हेतु बाध्य कर दिया गया है। क्या किया गया? 11वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद जो संविधान का संशोधन हुआ, इसमें क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कि अनिवार्य कर दिया गया कि अब राज्यों को पंचायत चुनाव कराना ही होगा, परंतु इसमें राज्यों को छूट भी प्रदान की गई है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय निकायों का गठन कर उन्हें शक्तियों का हस्तांतरण कर सके। क्या किया गया कि अनिवार्य तो कर दिया गया, लेकिन इसमें राज्यों को छूट भी दिया गया है। क्या कि इसीलिए अलग अलग राज्यों में ग्राम पंचायतों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं, क्योंकि राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब जैसे बिहार में क्या है, ग्राम पंचायतों को सजा देने का भी प्रावधान है, मतलब वह क्या कर सकती है? जेल भी भिजवा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नियम नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी क्या कर सकती है? पंचायती व्यवस्था जो है वो जेल भिजवा सकती है। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह था। तो यह व्यवस्था, लेकिन बहुत जगह पे यह व्यवस्था नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की व्यवस्था स्थापित की गई। 73वां संविधान संशोधन का प्रावधान क्या था?
ग्राम सभा का गठन किया जाए 243 एवं 243 ए के तहत 200 अनुच्छेद 243 और 243 ए के तहत क्या किया जाए, ग्राम सभा का गठन किया जाए। 243 में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, जिसका तात्पर्य है ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह। इसका अर्थ यह है कि ग्राम सभा तथा कोई निर्वाचित निकाय नहीं है, अपितु ऐसे लोगों का समूह है जो इस क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। क्या कह रहा है, अनुच्छेद 243 जो है, जो ग्राम सभा के गठन से संबंधित है, इसका कहना है, परिभाषा दिया गया इसमें किसका, ग्राम सभा का। इसका कहना है कि ग्राम सभा क्या है, मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह है। इसका अर्थ है कि ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय नहीं है, यह अपितु ऐसे लोगों का समूह है जो इस क्षेत्र की मतदाता सूची में क्या है, पंजीकृत है, मतलब जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है। ग्राम सभा की शक्तियों का संविधान में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है, मतलब ग्राम सभा की क्या शक्ति होगी, इसका कोई भी वर्णन किसमें, संविधान में नहीं है। अपितु पंचायतों को शक्तियां राज्य के विधानसभा से प्राप्त है। मैं अभी वही कहा, इसीलिए क्या किया गया है, क्योंकि 243 और 243 ए के तहत तो ग्राम सभा का गठन किया गया, लेकिन उनके शक्तियों का कोई वर्णन नहीं किया गया कि इनका शक्तियां क्या होंगी, इसीलिए यह राज्यों पे छोड़ दिया गया। इसीलिए आप देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में ग्राम सभाओं को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं। पंचायतों की संगठन एवं संरचना, अनुच्छेद 243 सी, पंचायतों का संगठन एवं संरचना अनुच्छेद 243 सी, ग्राम स्तर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की विश्व स्तरीय संरचना की व्यवस्था स्थापित की गई है, परंतु ऐसे राज्यों में जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन नहीं किया जा सकता। ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला पंचायतों को सामान्य रूप से पंचायत कहा जाएगा। पंचायतों में आरक्षण संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 243 डी, पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 243 डी। अनुच्छेद 243 डी में महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को क्या किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 डी में महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में के स्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान राज्य विधान मंडलों हेतु करने की शक्ति दी गई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों हेतु प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में इनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण प्रदान किया गया है। क्या कहे, अनुच्छेद 243 डी किसकी बात करता है, महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, SC ST के आरक्षण की बात करता है और अनुसूचित जाति को आरक्षण देने की बात करता है, किसमें, पंचायत में। महिलाओं हेतु यह अनिवार्य कहा गया है कि महिलाओं हेतु यह अनिवार्य है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 33% स्थान को क्या होना चाहिए, आरक्षित रखा जाए। 33% जो आरक्षण स्थान है किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं कि लगभग सभी जगह
ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। यह राज्य विधानमंडल को निर्धारित करना है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए या उससे अधिक। अब जैसे मान लीजिए क्या है, पंचायतों को क्या अधिकार होंगे, इसका किस पे, राज्यों को छोड़ दिया गया। इसीलिए आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार में आप जाएंगे तो बिहार में पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण है महिलाओं को, मतलब 50% वहां पे जो निचले स्तर पे जो चुनी जाएंगी वो महिलाओं को ही चुनाव किया जाएगा और 50% अलग से रखा गया है। उसी तरह यूपी में क्या है, 33% आरक्षण है, मध्य प्रदेश में 33% आरक्षण है। मतलब क्या हुआ कि कितना आरक्षण दिया जाएगा इसके लिए ये हुआ था कि 33% से कम नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये राज्यों को छोड़ दिया गया है कि राज्य जितना चाहे उतना दे सकते हैं। उक्त दोनों प्रकार के आरक्षण किसमें होना चाहिए, चक्रानुक्रम पद्धति से होना चाहिए। मतलब कभी स्त्री को, पुरुष को, SC ST किसी के साथ भेदभाव न हो और यह चक्र के अनुसार होना चाहिए। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर आरक्षण की वही समय सीमा लागू होगी तो अनुच्छेद 334 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के हेतु निर्धारित है। वर्तमान में यह व्यवस्था 2020 तक प्रभावित है। कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आरक्षण की वही समय सीमा लागू होगी। क्या है, मतलब जैसे 2020 तक कहा गया है ना कि SC ST के आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वही ग्राम स्तर पे भी लागू रहेगी। परंतु महिलाओं पर आरक्षण की कोई समय सीमा लागू नहीं है। मतलब महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा 33%, वो इस पे कोई समीक्षा होगी कि नहीं होगी, इसके लिए कोई समय सीमा, मतलब कब तक दिया जाएगा, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यदि किसी राज्य का विधानमंडल, यदि किसी राज्य का विधानमंडल पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों में स्थानों या पदों के आरक्षण हेतु कोई उपबंध करता है तो संविधान के इस भाग, मतलब किसमें, भाग 3 में वर्णित कोड उपबंध उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकेगा। क्या है भाई, बार बार हम कह रहे हैं कि पंचायतों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया है, राज्य को दिया गया है। तो इसमें क्या है कि अगर पंचायतों के स्थानों और आरक्षण से संबंधित कोई उपबंध करता है कौन, राज्य का विधानमंडल, तो भाग 3 में जो वर्णित कोड है वह इसको क्या कर सकता है, उसको रोक नहीं लगा सकता है। पंचायतों का कार्यकाल अनुच्छेद 243 प्रत्येक स्तर की पंचायत अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगी। मतलब जो भी पंचायत, ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 243 क्या कहता है, पंचायतों का कार्यकाल निर्धारित करता है। इंपॉर्टेंट है, पीटी के अनुसार, पीटी में पूछ सकता है कि पंचायतों का कार्यकाल की संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 243 तथा पंचायतों की यह अवधि पूर्ण होने से पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य होगा। क्या कह रहा है कि प्रत्येक 5 साल इसका अस्तित्व बना रहेगा, यह कहा गया है अनुच्छेद 243 में। और क्या कहा गया है कि पंचायतों की जो अवधि होगी उसको पूरे होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य होगा। परंतु राज्य विधानमंडल विधि द्वारा इन पंचायतों को का 5 वर्ष से पूर्व विघटन संबंधी प्रावधान कर सकता है। लेकिन यह अधिकार दिया गया है किसको, विधानसभाओं को, कि अगर वह चाहें तो 5 वर्ष से पहले भी इनका विघटन कर सकते हैं और चुनाव करा सकते हैं। यदि किसी पंचायत का विघटन उसी की 5 वर्ष की अवधि से पूर्व किया गया है तो 6 माह के अंदर नए चुनाव कराने होंगे। मान लीजिए कि भ्रष्टाचार का एलिगेशन हो पंचायत अध्यक्ष के ऊपर, चाहे जो अन्य कोई एलिगेशन हो, चाहे उसके पास बहुमत ना हो, तो उस स्तर पे अगर भंग किया जाता है पंचायत को तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। परंतु यदि विघटन के समय पंचायत का शेष कार्यकाल
6 माह से कम बचा हो तो नए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं होता। क्या कर रहा है? जैसे मान लीजिए कि कार्यकाल पूरा होने वाला है और उसके 6 महीना बचे हैं और उस समय भंग कर दिया जाता है, तो एक कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको क्या किया जाए कि उसकी चुनाव कराया जाए। तो उसका चुनाव किसके साथ होगा? 6 महीने बाद पूरे प्रदेश में जब ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, उसी के साथ इसका भी चुनाव होगा। यदि किसी पंचायत का समय पूर्व विघटन के उपरांत पुनः निर्वाचन कराया जाता है, तो उसकी अवधि शेष समयों तक के लिए होगी, न कि 5 वर्ष तक। क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए कि कोई चुनाव कराया गया पंचायत स्तर का, तो मान लीजिए कि बीच में चुनाव कराया गया, कोई 1 साल तक रहा, उसके बाद उसके ऊपर एलिगेशन लग गया, हट गया, फिर दोबारा चुनाव कराया गया, तो वह 5 साल के लिए नहीं होगा, वह जो भी कार्यकाल बचा हुआ है, उतने दिनों के लिए ही वह चुनाव होगा। और सदस्यता हेतु क्या योग्यताएं हैं? अनुच्छेद 243 सी में दिया गया है। योग्यता सदस्यता हेतु अयोग्यताएं, अनुच्छेद 243 सी योग्यताएं। यदि व्यक्ति ऐसी निरर्हताग्रस्त हो जाता है जो राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु निहित है। क्या कह रहा है? अयोग्यताओं में क्या कह रहा है कि जो अयोग्यता निर्धारित किया गया है किसके लिए? विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए, अगर वही अयोग्यता धारण करता है व्यक्ति, तो क्या होता है? पंचायत स्तर का चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरा, यदि व्यक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि के अधीन ऐसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, तो उसके पंचायत हेतु हो। और किसी पंचायत के सदस्य की निरर्हता का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी करेगा। पंचायतों की शक्तियां और दायित्व, अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी क्या है? पंचायतों की शक्तियां एवं दायित्व देता है, अनुच्छेद 243 जी। राज्य विधानमंडल पंचायतों को निगम विषयों के संदर्भ में शक्तियां एवं उत्तरदायित्व दे सके। सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास हेतु योजना तैयार करना। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करना जो उन्हें सौंपी गई है। यह योजना में है 11वीं अनुसूची में वर्णित है। इन योजनाओं का वर्णन कहाँ किया गया है? 11वीं अनुसूची में। इसमें क्या होना चाहिए दायित्व में? कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को निगम बनाने, निगम विषयों के संदर्भ में शक्तियां और क्या देगा? उत्तरदायित्व देगा। इनको सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की अवधारणा स्थापित करने के लिए उत्साहित करेगा और आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सहायता करेगा जो योजनाएं किसमें? अनुसूची 11 में जिनका वर्णन किया गया। पंचायतों हेतु वित्तीय प्रावधान। पंचायतों हेतु वित्तीय प्रावधान, अनुच्छेद 243 एच, 243 आई और 243 जे। अनुच्छेद 243 एच में स्थानीय निकायों को अपनी सामान्य गतिविधियों हेतु कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायतों हेतु वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 243 आई के तहत। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 आई, 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह अनिवार्य है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य में पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के संबंध में सलाह हेतु एक राज्य वित्त आयोग का गठन करे। यह क्या कहा गया है? जिस तरह प्रत्येक वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 साल पर, उसी तरह यह कह रहा है कि राज्यों को भी यह कहा गया है कि प्रत्येक 5 साल पर राज्यपाल क्या करेंगे? एक पंचायतों के
के लिए धन की कमी न हो, इसके लिए प्रत्येक 5 साल पे राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा राज्य वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की अर्हताएं और चयन की विधि एवं आयोग को अपना कार्यकाल हेतु शक्तियों का निर्धारण करे। पंचायतों में राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर संविधान में रोक लगाई गई है। क्या कह रहा है कि विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि वो क्या करें कि राज्य जो वित्त आयोग का गठन हो, उसकी क्या संरचना हो, उसके सदस्यों के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए, उसकी चयन की क्या विधि होनी चाहिए, इसको आयोग को अपना कार्यकाल पालन हेतु शक्तियों का निर्धारण क्या होना चाहिए, यह कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल तय करेगा। और क्या कहा गया है? और यह भी शामिल किया गया है कि पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों का चुनाव लड़ने पर संविधान में रोक लगाया गया है। मतलब क्या कि दल के आधार पर पंचायतों का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। राज्य निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग किसमें है? राज्य निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 243 ओ। अनुच्छेद 243 ओ में क्या किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। देखिए 324 में क्या है? अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग, और राज्य निर्वाचन आयोग किसमें है? 243 ओ में। अनुच्छेद 243 ओ के अनुसार एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा। आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। राज्यपाल नियम द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि का निर्धारण करेगा। क्या करेगा कि प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद 243 ओ के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, और राज्यपाल नियम द्वारा निर्वाचन आयुक्त की क्या सेवा शर्तें होंगी इसका निर्धारण करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद इसकी सेवा शर्तों और वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसे रीति एवं आधारों पर उसके पद से हटाया जा सकेगा जिनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। क्या कह रहा है कि इसको उसी आधार पे, अगर राज्य निर्वाचन आयोग को उसी आधार पे हटाया जाएगा जैसे क्या किया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा अगर राज्य निर्वाचन आयोग को या उसके सदस्यों को हटाना हो। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्य होंगे: पंचायतों के समस्त चुनावों हेतु मतदान सूची तैयार करना और पंचायतों के सभी चुनाव का संचालन करना। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? पंचायत चुनाव का के लिए जितना भी कार्य होता है, जैसे मतदान सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, पंचायतें सही सुचारू रूप से हो या ध्यान संचालन करना, यह कार्य किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। अनुच्छेद 243 ओ के अनुच्छेद 243 ओ के अन्य प्रावधानों के अनुसार कोई भी न्यायालय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, स्थानों के आवंटन आदि विषयों पर सुनवाई नहीं कर सकता है। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 243 ओ में राज्य निर्वाचन आयोग जो है, इसमें व्यवस्था किया गया है क्या कि न्यायालय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के मामले में, स्थानों के आवंटन के बारे में क्या होता है, सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि यह विषय किसके पास है? इसका फैसला निर्वाचन आयोग करता है, राज्य निर्वाचन। अनुच्छेद 243 सी के अनुसार इस भाग 9 के उपबंध राज्यों के साथ साथ संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। राज्य विधान सभा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन योग्य बनाने हेतु उचित शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगी।
अब है न्याय पंचायत। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्राम पंचायत पढ़ रहे थे। अगला है न्याय पंचायत। ग्रामवासियों को सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई है। प्रायः 3 या 4 पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत होगी, जिसके कुछ सदस्य मनोनीत और कुछ निर्वाचित पंचायतों के द्वारा होगा। क्या कह रहा है? 73वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है? न्याय पंचायत की व्यवस्था किया गया है और कहा गया है कि 3-4 गांवों को मिलाकर क्या किया जाएगा? एक न्याय पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसके कुछ सदस्य क्या किए जाएंगे? मनोनीत होंगे और कुछ उसका निर्वाचित होंगे। इसकी अधिकारिता छोटे दीवानी व फौजदारी मामलों तक सीमित रहेगी और दंड स्वरूप 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का यह क्या कर सकती है? जुर्माना कर सकती है। इसमें क्या कहा गया है कि नीचे मतलब इसमें क्या किया गया है कि पंचायत जो न्याय हो कहाँ हो? निचले पावदान पे हो और इससे क्या होगा? इससे कोर्ट जो है ऊपर है जो है उस पर क्या होगा? दबाव कम होगा। उसके लिए कहा गया है कि 50 रुपए से लेकर 1000 के रुपए तक का यह जुर्माना कर सकते हैं। कौन? न्याय पंचायत। और यह किस मामलों को देखेंगी? दीवानी, छोटे दीवानी और फौजदारी मामले। अब नगरीय प्रशासन, अब हम देखेंगे। ये तो न्याय पंचायत था। अब नगरीय प्रशासन, नगर पालिका। भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी प्राचीन काल से प्रचलन में रही। इसे कानूनी स्वरूप 1687 में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। देखिए, भारत में प्राचीन काल से हम देखते हैं नगरीय व्यवस्थाएं रही। जैसे आप सिंधु सभ्यता में भी देखेंगे तो सिंधु सभ्यता क्या थी? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और उसमें भी क्या था? नगर पालिकाओं का अस्तित्व दिखाई देता है। लेकिन भारत में 1687 ईस्वी में हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा पहली बार मद्रास शहर में नगर निगम की स्थापना किया गया, स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। सन 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता और बंबई के तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई। चार्टर 1793 के तहत क्या किया गया था? मद्रास, कलकत्ता और बंबई, ये जो तीनों महानगर थे, इसमें क्या किया गया? नगर निगम की स्थापना किया। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक क्या किया गया? और इसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को इसमें वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। वर्ष 1919 के अधिनियम से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि बड़े नेताओं ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया। इसके तहत 1919 के अधिनियम के तहत जो चुनाव हुआ ब्रिटिश शासन में, तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि नेता जो थे वो नगर पालिकाओं के लिए क्या किए? निर्वाचित। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1924 और 25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद 74वां जो संविधान संशोधन हुआ, स्वतंत्रता के बाद 74वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया। किसके द्वारा? 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा क्या किया गया कि नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया। क्या किया गया? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 1989 ईस्वी में नगरीय शासन संबंधी प्रावधान के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। क्या कारण कि 1989 में राजीव गांधी की सरकार में नगरीय शासन के संबंधी क्या प्रावधान किया जाए, इसके लिए 65वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया था
कि राज्यसभा द्वारा पारित न होने के कारण इसे कानूनी रूप क्या हुआ, 65वां जो संविधान संशोधन था यह राज्यसभा के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, इसलिए यह पारित नहीं हो सका। इस विधेयक में सुधार कर पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में पुनः लोकसभा में प्रस्तुत, क्रमशः 22 एवं 23 दिसंबर 1992 को इसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने पर 20 अप्रैल 1995 को राष्ट्रपति द्वारा इसकी सहमति दे दी गई। मतलब क्या हुआ, 74वां जो संविधान संशोधन किया गया वो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया, उसी को किसको, जो राजीव गांधी के समय में किया गया था, जो नहीं पारित हो पाया था, उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके 1992 में इसको लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित करा के क्या किया गया, कानूनी रूप दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, कौन, भाग 9 क तथा 243 तो से 243 य तक 18 नए अनुच्छेद, एक नए अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय का विस्तृत प्रावधान किया गया। क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जोड़ा गया जो किससे है, नगर प्रशासन से संबंधित है, और उसमें नगर प्रशासन से संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है। भाग 9 में नगर पालिका के संबंध में कई प्रावधान किए गए हैं। संविधान का भाग 9 का जो है वो किसमें, नगर पालिका के संबंध में कई प्रावधान करता है। अब नगर पालिकाओं का गठन, एक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। इसमें क्या किया गया था, कहा गया कि प्रत्येक राज्य में क्या किया जाएगा, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। क्या कह रहा है कि नगर पालिकाओं का जो गठन किया जाएगा यह उन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, और नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। क्या कह रहा है कि नगर पालिका परिषद किसमें होगा, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाएगा, और महानगरों के लिए क्या किया जाएगा, नगर निगम का गठन किया जाएगा। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है। अनुच्छेद 243 आई का क्या है, कह रहा है कि ऐसे नगरों को में नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा, जिसे मान लीजिए जिसको औद्योगिक नगरी के रूप में राज्यपाल के द्वारा घोषित किया गया है, उन नगरों में क्या क्या किया जाएगा, उसको नगर पालिका उसमें का गठन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 243 आई के तहत इसको प्रतिबंधित किया गया है। अब नगर पालिकाओं की क्या संरचना होगी, किसी नगर पालिका के सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव होगा, जिसमें अब क्या होगा, इसमें भी समझ लीजिए कि इसमें भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, सीधे जनता के द्वारा इसका चुनाव किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, वार्ड कहा जाएगा। मतलब यह क्या होगा कि प्रत्येक नगर पालिका का जो क्षेत्र होगा उनका
उनका विभाजन वार्डों में किया जाएगा और प्रत्येक वार्ड में चुनाव होगा। प्रत्येक वार्ड के जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। राज्य का विधानमंडल राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकता है। मतलब यह अधिकार दिया है कि राज्य का विधानमंडल जो है वो क्या कर सकता है कि नगर पालिका के जो गठन किया जाएगा उसमें अपने तरफ से कुछ व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दे सकता है। इसको किसको, ऐसे व्यक्तियों को जिसे नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान व अनुभव है। लेकिन इनको क्या किया जाएगा, इनकी नियुक्ति तो विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्यों का जो उन निर्वाचक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, यह प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है कि नगर पालिकाओं में निम्नलिखित सदस्य भी होते हैं। सदस्य के रूप में उस क्षेत्र के सांसद, उस क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य। यह बिल्कुल सही है कि जहां पे नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है उस क्षेत्र के विधायक और लोकसभा सांसद उसके क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। स्थानों का आरक्षण, नगर पालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसके तहत, 243 क के तहत किया गया है। अनुच्छेद 243 क के तहत क्या किया गया है, अनुच्छेद 243 क के तहत इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान पंचायतों के समान है, यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में स्थान आरक्षित रहता है। इन आरक्षित स्थानों का 1/3 स्थान किसके लिए होगा, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। सेम वही प्रश्न है जैसे ग्राम पंचायत में होता है, वही यहाँ भी है। क्या, इसमें भी उसी तरह की आरक्षण की व्यवस्था की गई है और 1/3 जो स्थान रखा गया है किसके लिए रखा गया है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। तथा प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन आरक्षित स्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान शामिल होंगे। आरक्षित स्थान नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्या होगा, चक्रानुक्रम पद्धति से आवंटित किए जाएंगे। यह है आरक्षण का प्रावधान। अब नगर पालिकाओं की अवधि क्या होगी, देखिए इसमें भी क्या कहा गया है, नगर पालिकाओं की अवधि जो होगी वह प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। नगर पालिकाओं की अवधि क्या होगी, 5 वर्ष होगी। अगर मान लीजिए किसी कारणवश इन नगर पालिकाओं को बीच में भंग कर दिया जाता है तो 6 महीना के अंदर इनका भी चुनाव होगा। और कितने समय के लिए होगा, जो कार्यकाल शेष बचा रहेगा उतने के लिए ही होगा। और सदस्यों की निर्भरताएं क्या हैं, कोई भी व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए, सदस्य बने रहने के निम्नलिखित कारणों के आधार पर अयोग्य माना जाए। यदि वह संबद्ध विधानमंडल के निर्वाचन के लिए बनाई गई किसी विधि द्वारा के अधीन अयोग्य है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार विधानसभा मंडल के द्वारा रोक दिया गया है, या विधानमंडल के द्वारा जो विधियां बनाई गई हैं उसके तहत वह व्यक्ति अयोग्य है, तो वह नगर पालिकाओं के भी लिए भी क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। दूसरा, कि यदि राज्य विधानमंडल
यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा उसके अधीन अयोग्य है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वो 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि उसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है। इसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ये नहीं है कि वो 25 वर्ष का नहीं है, तो वो इस आधार पर अयोग्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वोट देने का राइट क्या है, 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब नगर पालिकाओं की शक्तियां क्या है? नगर पालिकाओं की शक्तियों का और एवं प्राधिकार अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अंतर्गत राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। क्या कह रहा है कि 243 डब्ल्यू के अंतर्गत राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को शक्ति और प्राधिकार प्रदान करता है। ऐसी विधि में निम्नलिखित कार्यों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। क्या? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय योजनाएं को तैयार करना। क्या कहा गया है? क्या करेगी ये नगर पालिका? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेगी। ऐसे कार्यों को करना और ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करना जो उन्हें सौंपी जाए। इनके अंतर्गत वे विषय भी शामिल हैं जो 12वीं अनुसूची में क्या है, सूचीबद्ध है। नगर पालिकाओं का 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किए गए हैं जिसपे वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। अब कर अधिरोपण की शक्ति, मतलब टैक्स अधिरोपण की शक्ति कह रहा है, कर वसूलने की शक्ति। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका के संबंध में निम्नलिखित उपबंध कर सकता है। क्या? राज्य नगर पालिका को कर शुल्क, फीसें और पथकर अधिरोपित करने और संग्रहित करने तथा विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मतलब वो क्या करेगा, राज्य विधायक जो वो है, राज्य विधानमंडल है, वह नगर पालिकाओं को शुल्क, कर लगाने, शुल्क वसूलने और पथकर मतलब रोड टैक्स वसूलने के लिए वो क्या कर सकता है, प्राधिकृत कर सकता है, अधिकार दे सकता है। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित और संग्रहित कर, पथकर, शुल्क और फीसें नगर पालिका को समुदेशित कर सकता है। मतलब यह जो कर है जिसके द्वारा जो वसूल किया जाएगा वह नगर पालिकाओं को उस क्षेत्र के विकास के लिए दिया जा सकता है। राज्य नगर पालिका के लिए राज्य की संरचना संचित निधि से, राज्य नगर पालिका के लिए राज्य की संचित निधि से सहायता एवं अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है और नगर पालिका द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त धन को जमा करने के लिए न्यायपालिका निधियों के गठन तथा ऐसी निधियों में धन को निकालने के लिए उपबंध कर सकता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नगर पालिका द्वारा क्या किया जाएगा, उस धन को प्राप्त करने और जमा करने के लिए न्यायपालिका निधियों का गठन किया जाएगा और ऐसी निधियों से धन निकालने के लिए क्या किया जाएगा, उपबंध तैयार किया जाएगा। इस तरह अब आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हम लोग स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे थे, इसमें क्या पढ़े, ग्राम पंचायत पढ़े, नगर पंचायत पढ़े, न्याय पंचायत पढ़े और नगर निगम पढ़ लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।
आप लोग एडमिशन लीजिए दोस्त। मेरा कोड है AKS001, मेरा कोड है, जिससे आपका और हमारा साथ जो है वो लंबा चल सके। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख संविधान संशोधन, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखेंगे। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा कोड है AKS001।